जैसा कि आप लोग सभी जानते हो कि आज संडे है, तो संडे के दिन कमेंट बॉक्स से कुछ एक क्वेरी मैं आपके सामने रखता हूँ। क्वेरी सेशन स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उसके पहले बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं, व्यूअर हैं, जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेके काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, व्हाट्सअप नंबर के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो। आप स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। सबसे फर्स्ट यहाँ पे मैं क्वेरी स्टार्ट करता हूँ। देखो, आज जो मैं क्वेरी कवर करूँगा, यहाँ पे काफ़ी कम क्वेरी कवर करूँगा और डेटा आपके पास काफ़ी ज़्यादा रखूँगा, जिसके बेसिस पे मैं आपके सामने कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट रख सकूँ। देखो, कई बार कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो डेटा के बेसिस पे बात करते हैं, उस पर डिस्कशन करना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि एग्जैक्टली आपके पास डेटा है और डेटा के बेसिस पे आप कुछ रिसर्च लेके आते हो। सबसे फर्स्ट क्वेरी मैं यहाँ पे लेता हूँ। सर, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड 22% लॉस हो रहा है, क्या करे, होल्ड करे या निकल जाए? देखिए, इस म्यूचुअल फंड में देखें या फिर इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखें तो अभी पिछले 6 महीने 8 महीने में काफ़ी कमज़ोर स्थिति ऐसे कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में देखने को मिला है। देखो, मैं सबसे पहले इस म्यूचुअल फंड का डेटा आपके सामने रखता हूँ। अभी तक अगर मैं डेटा देखूं तो करीबन 32 से 33% ये म्यूचुअल फंड के एनएवी में गिरावट देखने को मिल चुका है। अगर आप नोटिस करोगे तो लगातार इस म्यूचुअल फंड के एनएवी में दबाव बढ़ता ही जा रहा है। और क्यों ऐसा देखने को मिल रहा है? एक सेक्टर फंड है, और जो सेक्टर फंड है, अगर इसके पोर्टफोलियो में जाके आप एलोकेशन देखोगे तो बहुत ज़्यादा एलोकेशन जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो 4 से 5 स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। और वो 4 से 5 स्टॉक्स से डिसाइड करेंगे कि इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न कैसा है। जैसे कि आंकड़े में आप यहाँ पे देख सकते हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक में पैसा लगा हुआ है इस म्यूचुअल फंड का, जो टोटल यूएम है उसका 20 से 21% का इन्वेस्टमेंट है। हिंदुस्तान एरोनिक्स में करीबन 19 से 20% का इन्वेस्टमेंट है। सोलर इंडस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड की एयूएम का टोटल 14 से 15% का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। मैजडॉग में 9% का इन्वेस्टमेंट है। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो 7 से 8%। भारत डायनेमिक की बात करें तो 7% का इन्वेस्टमेंट है। तो ये टोटल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 6 स्टॉक्स हैं जो फंड का मूवमेंट डिसाइड करते हैं। अब इन 6 स्टॉक्स का आंकड़ा देखोगे, जैसे कि अगर मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात करूं तो ये अपने हाई से करीबन 26 से 27% टूट चुका है। अगर हिंदुस्तान एरोनिक्स की बात करूं तो ये अपने हाई से करीबन 44 से 45% टूट चुका है। अगर मैं सोलर इंडस्ट्री की बात करूं तो ये स्टॉक्स अपने हाई से 29% टूट गया है। वैसे ही मैजडॉग में भी अपने हाई से 25% का गिरावट है। कोचिन शिपयार्ड करीबन 55% अपने हाई से टूटा है। भारत डायनेमिक में भी अपने हाई से 43% का गिरावट है। और ये जो 6 स्टॉक्स हैं, अगर आप देखोगे तो उसमें गिरावट बहुत बड़े बड़े फिगर में है, और इसलिए ऐसे म्यूचुअल फंड के एनएवी में भी गिरावट है। लेकिन अब ये क्वेश्चन मार्क सबसे पहले आता है कि क्या हम यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करें या फिर यहाँ से बाहर निकले। देखो, एक बात मैं आपको बताता हूँ, कभी ना कभी ये सेक्टर फिर से आपको पैसा बना के देगा, ये तो निश्चित है। लेकिन कब बना के देगा ये कहना काफ़ी मुश्किल है। क्या आने वाले 2 साल 3 साल, ये मैं आपको एक फाइनल डेट और ईयर नहीं बता सकता हूं, लेकिन इतना तो मैं आपको यहाँ पे विश्वास दिलाता हूं, ये आपको म्यूचुअल फंड आने वाले 4 साल 5 साल में एक अच्छा मजबूत रिटर्न दे के जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको ये भी स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा कि आपको बहुत बड़ा एलोकेशन ऐसे फंड में नहीं रखना है। तो हम लिमिटेड रिस्क लेंगे। यहाँ पे अपने टोटल पोर्टफोलियो का 10 से 12% का एलोकेशन रखो, जिससे हम रिस्क को ज़्यादा इंक्रीज ना करें। दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आपका अगर एसआईपी यहाँ पे कंटिन्यू है तो आप अपने एसआईपी को यहाँ पे कंटिन्यू करते रहो, अपने एसआईपी को नहीं रोकना, क्योंकि गिरावट में जो एवरेजिंग होगा उससे आपका जो म्यूचुअल फंड का एनएवी का एक एवरेज प्राइस है वो नीचे आएगा। और अगर थोड़ा सा भी बाउंस बैक हुआ तो इस म्यूचुअल फंड में आपको सबसे पहले रिटर्न बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो एसआईपी नहीं रोकना है, एक लिमिटेड एलोकेशन के साथ अपने एसआईपी को कंटिन्यू करना है। अगर पैसा काफ़ी ज़्यादा इस फंड में लगा हुआ है तो आपको कुछ एलोकेशन कम करना चाहिए, बहुत बड़े एलोकेशन के साथ ऐसे फंड में कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। साल 2019 और 2020 में एफआईआई ने केवल बाय किया, तब से हर साल केवल बेच रहा है, लेकिन मार्केट फिर भी बढ़ी। अब आप खुद चेक कर बताएं कि एफआईआई ने मार्केट बढ़ाए कब। देखिए, ऐसा नहीं है 2019 और 20 में जो आप बोल रहे हो कि सिर्फ खरीदारी देखने को मिला। अगर आप देखोगे तो 2020 के बाद 21 और 22 में भी यहाँ पे खरीदारी एफआईआई के साइड से देखने को मिला है। चलिए मैं आपके सामने आंकड़े रखता हूँ, आंकड़ों के बेसिस पे हम बात करेंगे। पूरा डेटा के साथ मैं आपके सामने एनालिसिस रखना चाहता हूँ। ये है ईयर टू ईयर एफआईआई का टोटल इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा।
2014 से अगर आप आंकड़े देखोगे तो 2022 तक एफआईआई ने पैसा लगाया ही लगाया। आप जैसे बोल रहे हो 2019 और 2020 तक ही एफआईआई के साइड से पैसा, ऐसा नहीं है। आप देखोगे 2021 और 22 में भी एफआईआई ने पैसा लगाया है। ठीक उसके बाद अगर 2023-24 से अब आंकड़ा देखोगे, 2025 का भी अभी काफी एफआईआई से बिकवाली देखने को मिल रहा है। 2023 से ये आंकड़ा नेगेटिव देखने को मिल रहा है और अब तक जो गिरावट ये लंबा आपको देखने को मिल रहा है, इसका रीजन यही है कि बहुत साल के बाद अगर मैं ईयर टू ईयर का आंकड़ा देखूं तो उसके बेसिस पे पिछले 2 से 2.5 साल का जो आंकड़ा है उसमें बिकवाली एफआईआई के साइड से काफी ज्यादा देखने को मिला है। और अगर आप मार्केट उठा के देखोगे तो 2014 से लेके 2022 तक, अगर मैं कोविड का सिचुएशन जो था 2020 में जो गिरावट हुआ उसको मैं स्किप करूं तो मार्केट में हमें बहुत बड़ा, बहुत जल्दी गिरावट देखने को नहीं मिला है। अगर आप पिछले 1 साल का ग्राफ देखोगे जो मार्केट में गिरावट हुआ है, ये नहीं कहता हूं कि एफआईआई का जो ये बिकवाली है मार्केट में गिराने का इसका सबसे बड़ा हाथ है, लेकिन ये रोल प्ले कर रहा है। तो जो एफआईआई यहाँ से पैसा निकाल रही है वो चाइना के मार्केट में यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है। देखो एफआईआई का साफ ये है कि जहां पैसा बनेगा वहां वो पैसा लगाएगी। इसलिए 6 महीने का मैं अगर आपके सामने आंकड़ा रखूं तो जो एसएससी इंडेक्स है, जी हाँ चाइना का, वहां पे पिछले 6 महीने में 18 से 19% का रिटर्न मिला है। और जो हमारा लार्ज कैप इंडेक्स है सेंसेक्स, उसमें आपको 11 से 12% का नुकसान देखने को मिल रहा है। तो एफआईआई जो है यहाँ से पैसा निकाल रही है और चाइना में यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, जिसके चलते देखो मार्केट में थोड़ा यहाँ पे दबाव बना हुआ है। और ऐसा कभी नहीं हुआ कितने बड़े क्वांटिटी में, जी हाँ, एफआईआई के साइड से सेलिंग देखने को मिले। यहाँ पे अगर 2024 का आंकड़ा देखोगे तो सबसे ज्यादा अब तक का एफआईआई का सेलिंग देखने को मिला है। चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। पंडित जी ये गिरावट अलग है, 28 साल का रिकॉर्ड टूटा है, लगातार 6 माह तक बाजार नहीं गिरता, विदेशी निवेशकों का मोह भंग हो गया और कोविड के बाद आए निवेशक भी अब रवानगी ले लेंगे सदा के लिए। जबरदस्ती हवा भरी गई बाजार में जो निकल गई। देखिए मैं मानता हूं कि एफआईआई का यहाँ जो बिकवाली देखने को मिल रहा है उसका असर इंडियन स्टॉक्स मार्केट पे देखने को मिल रहा है। लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि बाजार जो ये 6 महीने से लगातार गिर रहा है, ऐसा कभी नहीं गिरा। ऐसा कई बार सिचुएशन देखने को मिला, मार्केट में कुछ ऐसे न्यूज आए जिसके चलते गिरावट 6 महीने से भी ज्यादा देखने को मिला। इन्वेस्टर को यहाँ पे परेशान नहीं होना चाहिए। मैं कुछ आंकड़े रखता हूँ, ऐसा सिचुएशन पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हमें आंकड़ों में देखने को मिल रहा है। और सबसे ज्यादा जो डैमेज देखने को मिल रहा है वो स्मॉल कैप इंडेक्स में डैमेज देखने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि जो 6 महीने से स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल रहा है ये अब तक का सबसे लंबा गिरावट है। मैं आपके सामने आंकड़े रखता हूं, 7 दिसंबर 2007 से लेके 6 फरवरी 2009 तक एक स्मॉल कैप इंडेक्स, जो ये बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स है, इसमें 71% का गिरावट हुआ। और अगर टाइम ड्यूरेशन अगर आप नोट करोगे तो यहाँ पे जो गिरावट है करीबन 1 साल के ऊपर तक देखने को मिला। दूसरा जो मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, ठीक अगर आप 26 नवंबर 2010 से लेके 18 अक्टूबर 2013 तक देखोगे तो यहाँ पे जो गिरावट देखने को मिला करीबन 40% का गिरावट देखने को मिला। और यहाँ भी जो टाइम ड्यूरेशन है अगर आप नोटिस करोगे तो 2 साल के ऊपर तक का देखने को मिला ये गिरावट। फिर मैं अगर आपके सामने एग्जांपल रखूं तो ये गिरावट 19 दिसंबर 2017 से लेके 24 अप्रैल 2020 तक देखने को मिला। करीबन अगर आप देखोगे तो यहाँ भी 2 साल का आंकड़ा देखने को मिल रहा और यहाँ 44% स्मॉल कैप इंडेक्स टूटा। ठीक अगर मैं आपके सामने अभी का आंकड़ा रखूं तो सिर्फ आप नोटिस करोगे तो 2 से 3 महीने हुए, क्योंकि दिसंबर में स्मॉल कैप इंडेक्स ने एक नया हाई बनाया और वहां से अगर आप नोटिस करोगे तो सिर्फ यहाँ पे 25% टूटा है और सिर्फ स्मॉल कैप इंडेक्स में 2 महीने का समय हुआ है। हाँ, लार्ज कैप इंडेक्स में 6 महीने का समय हुआ है। लार्ज कैप में भी ऐसा नहीं है कि 6 महीने का बहुत लंबा गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर आप लार्ज कैप इंडेक्स में भी देखोगे तो कई बार गिरावट लगातार हमें 1 साल 1.5 साल तक भी देखने को मिला है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में ऐसा गिरावट कभी नहीं हुआ। हाँ, इतने स्पीड से जो गिरावट देखने को मिल रहा है 2008 और 2020 के डेटा को अगर मैं स्किप करूं तो ये पहली बार देखने को मिल रहा है। लेकिन इन्वेस्टर को इसमें आपको पैनिक सिचुएशन में नहीं आना चाहिए, अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए और आगे मार्केट का स्थिति सुधरेगा। गिरावट होगा तभी जंप लेगा, गिरावट नहीं होगा तो आंकड़ों में बहुत जल्दी सुधार देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर मार्केट कैप ज़्यादा दिन तक दबाव में रहे, लेकिन
एट द एंड आपको रिजल्ट अच्छा ही देखने को मिलेगा। मैं मानता हूं कि ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनके लिए ये फेस करना नुकसान काफी मुश्किल भरा है, लेकिन इसका कोई सलूशन नहीं है। आप अगर नहीं कंटिन्यू करोगे तो आपको नुकसान ज्यादा देखने को मिलेगा। देखो, जब भी मैं कोई क्वेरी लेके आता हूं इन्वेस्टर के सामने तो हमेशा डेटा के बेसिस पे मैं बात करता हूं। हो सकता है जो मैं डेटा आपके सामने रख रहा हूं उस डेटा के बेसिस पे मैं आपके सामने स्टेटमेंट तो सही दे रहा हूं, लेकिन कुछ और आंकड़े अगर इस पे जोड़े जाएं, कुछ और आंकड़ों को अगर मैं आपके सामने लेके जाऊं तो उस स्टेटमेंट में कुछ बदलाव हो सकता है और सोचने का तरीका आपका अलग हो सकता है। ये कुछ विश्लेषण थे जो इन्वेस्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।